हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सोल्यूशन। आज की वीडियो में हम पीजीआई चंडीगढ़ के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, अभी तक जो भी उनके रिक्रूटमेंट एग्जाम हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी पीजीआई संगरूर जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है पीजीआई चंडीगढ़ का, उसका रीसेंट अभी रिक्रूटमेंट फॉर्म्स फिल हुए थे और कभी भी उसका एडमिट कार्ड जो है वो आ सकता है और कभी भी पेपर हो सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन इन राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर कनेक्टेड बाई, मतलब कि जो हमारा राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर है ब्रेन का वो किससे कनेक्टेड होता है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो है पॉन्स, सेरिबिलम, कॉर्पस कैलोसम और ब्रेन स्टेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। तो जो कॉर्पस कैलोसम है वो हमारे राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द पेशेंट हैज द डायग्नोसिस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड अ हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। द फिजिशियन ऑर्डर डोपामाइन टू improve ventricular function. The nurse will know the medication is working. सो एक पेशेंट है जिसका कि जो हमारा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो हाई है, और साथ ही जो पेशेंट का डायग्नोसिस है वो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। और अभी उसके वेंट्रिकुलर फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए फिजिशियन ने डोपामिन स्टार्ट किया है। तो इस ये जो मेडिसिन है कि कैसे पेशेंट की बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी। अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, तो जो हमारा नॉर्मल वेज प्रेशर होता है वो होता है 4 to 12 mm ऑफ एचजी। और ये प्रेशर जो है ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है उसको असेस करता है, और साथ ही साथ हमारा जो मिट्रल वाल्व फंक्शन है उसको असेस करता है। तो अगर किसी भी पेशेंट का हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, दैट शोज दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेंट्रिकुलर फेलियर, और यू कैन सिंपली से दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर। तो इस केस में पेशेंट को डोपामिन स्टार्ट किया है, और वी ऑल नो कि डोपामिन जो है वो क्या है, वेजो स्टिमुलेंट है, मतलब कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। तो ये बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, ताकि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो ब्लड फ्लो पहुंचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव विद नो रिस्क फैक्टर, एंड द ऑप्शंस आर, इफ द टेस्ट इज मोर देन 5 mm, 10 mm, मोर देन 15 mm और मोर देन 20 mm। हमें पता है कि जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है इसका अदर नेम क्या है, मॉन्टॉक्स टेस्ट, और ये हम ट्यूबरक्लोसिस में करते हैं। इसमें हम पेशेंट को 0.1 ml पीपीडी जो हमारा होता है वो इंट्राडर्मली फोर आर्म में इंसर्ट करते हैं, और उसका जो टेस्ट है वो आफ्टर 72 आवर्स हम स्टडी करते हैं कि जो उसका इंड्यूरेशन है वो कितना हुआ है। तो इनमें से विदाउट रिस्क फैक्टर कौन से इंड्यूरेशन को हम कंसिडर करेंगे कि जो पेशेंट है उसका ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है। तो अगर किसी भी पेशेंट का जो इंड्यूरेशन है दैट इज मोर देन 5 mm, तो वो हमें कौन से पेशेंट्स में मिलेगा, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में मिलेगा। मतलब जो पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव हैं और उनको रिसेंट कांटेक्ट हुआ है विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस केसेस, उनमें हमें मोर देन 5 mm मिलेगा, मतलब हमें उसमें रिस्क फैक्टर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो हमारा 10 mm है वो हमें किन केसेस में मिलता है। तो 10 mm हमें मिलेगा कि जो पेशेंट्स हैं वो किसी हाई प्रिविलेंट कंट्री से आए हैं जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का जो प्रिविलेंस है वो बहुत हाई है, उन केसेस में मिलेगा। इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स में हमें मिलेगा, और हमें ऐसे रेजिडेंट्स जो हाई रिस्क सेटिंग्स में वर्क करते हैं, लाइक प्रिजन हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, होमलेस शेल्टर्स हो गए, एंड द लैब पर्सोनल्स हु आर वर्किंग इन माइक्रो बैक्टीरियोलॉजी। इन पेशेंट्स में या इन केसेस में जो हमारा इंड्यूरेशन होगा दैट विल बी मोर देन 10 mm, और जो 15 mm होता है दैट विल बी प्रेजेंट विदाउट एनी पॉजिटिव रिस्क फैक्टर। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 15 mm इज विद द ट्यूबरकुलिन टेस्ट विल बी पॉजिटिव विद नो नोन रिस्क फैक्टर। इसके अलावा 5 और 10 mm के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? द राइट आंसर, द ऑप्शंस आर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, द ऑप्शन नंबर बी इज
यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड. तो ऑप्शन नंबर सी इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड. एंड ऑप्शन नंबर डी इज यूनियन नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. तो इनमें से यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? So UNICEF stands for option number A, that is United Nation International Children's Emergency Fund, and it is a international health agency. अगर हम यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनिसेफ was established on 11 दिसंबर 1946 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में. एंड जो यूनिसेफ है वो बेसिकली बच्चों से रिलेटेड जो हमारे सोशल वर्क है उसके साथ काम करता है. लाइक जो चाइल्ड राइट्स हो गए, माल न्यूट्रिशन हो गया, जो भी मतलब चीजें बच्चों से रिलेटेड हैं. और अगर हम यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा गोबी 3F है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गोबी 3F जो है उसका क्या मतलब होता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, an old patient admitted to hospital for a suspected brain tumor. While assessing the patient, the nurse would keep in mind that the most reliable index of cerebral status is. And the options are pupil response, deep tendon reflex, level of consciousness और muscle strength. तो जब भी हम किसी भी पेशेंट के सेरिब्रल स्टेटस की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा असेसमेंट रिलायबल इंडेक्स रहेगा वो हमारा रहेगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से हमें पता लगेगा कि जो पेशेंट है उसका सेरिब्रल स्टेटस कैसा है. पेशेंट अवेक है, ओरिएंटेड है, कंफ्यूज्ड तो नहीं है, कॉन्शियस है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient with automobile accident sustained a head injury. Following admission to hospital, increased ICP was diagnosed. The appropriate nursing intervention to reduce ICP will be. मतलब एक पेशेंट है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट का, हेड इंजरी हुई है और उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है. तो इनमें से कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि आईसीपी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी? एंड द ऑप्शंस आर एलिवेट हेड ऑफ द बेड 15 to 30 डिग्री, control coughing and deep breathing, provide quiet environment and encourage fluid intake. तो इसमें जो हमारा बेस्ट रहेगा इंक्रीज आईसीपी को प्रिवेंट करने के लिए दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, कि हमने पेशेंट के हेड एंड को 15 to 30 डिग्री एलिवेट करना है ताकि उसके आईसीपी को हम रिड्यूस कर सके. और हमारी जो ये तो हमारा मेन इंटरवेंशन है. इसके अलावा जो हमारा इंट्रा थोरेसिक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है जो कि कफिंग और डीप ब्रीदिंग जो सक्शनिंग के साथ इंक्रीज हो जाता है, उन चीजों को भी हम प्रिवेंट करेंगे. तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी टू एलिवेट द हेड ऑफ द बेड बाई 15 to 30 डिग्री. Now the next question is, drug should be kept ready during endofomium test, and the options are atropine, physostigmine, calcium और neostigmine. सो अगर हम एंड्रोफोमियम टेस्ट की बात करते हैं तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस माइस्थीनिया ग्रेविस, एंड अदर नेम फॉर दिस टेस्ट इज टेंसिलोन टेस्ट. टेंसिलोन टेस्ट बोलते हैं. और एंडोफोमियम इंजेक्शन होता है जो कि हम पेशेंट को लगाते हैं. ये लगाने के बाद अगर पेशेंट की जो मसल स्ट्रेंथ है वो ठीक हो रही है तो फिर क्या डायग्नोस किया जाता है कि दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम माइस्थीनिया ग्रेविस. सो इस केस में क्या होता है कि आफ्टर एंडोफोमियम कभी कभी पेशेंट होता है कि उसमें कॉलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है. जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है माइस्थीनिया ग्रेविस के, वो और ज्यादा डिटोरिएट हो सकते हैं. तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हमेशा हमने एट्रोपिन रेडी करके रखना है. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एट्रोपिन. Now the next question is, mid-year population is calculated by, and the options are 1st July, option number B is 1st June, ऑप्शन नंबर सी इज 31st दिसंबर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1st जनवरी. तो हम मिड ईयर पॉपुलेशन इनमें से कौन सी डेट के साथ कैलकुलेट करते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1st जुलाई. बिकॉज जो मिड ईयर पॉपुलेशन है उसको हम मीन पॉपुलेशन भी कंसिडर करते हैं. एंड वी एज्यूम जुलाई 1st बिकॉज इस टाइम हम ये सोचते हैं कि जो हाफ ऑफ द चेंजेस है पॉपुलेशन में ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी हैव अकर्ड.
because this is the midpoint of a year. So that's why 1st July is considered as a mid-year population. Now the next question is early sign of vitamin A deficiency in child, and the options are night blindness, conjunctival cirrhosis, severe pain और diplopia. तो like we all know कि जो vitamin A deficiency है वो under 5 children में बहुत ज़्यादा prevalent है, क्योंकि अंडर 5 चिल्ड्रन में हमें जो अर्ली साइन मिलता है विटामिन ए का दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस. जो मदर्स होंगी वो क्या कंप्लेन करती हैं कि बच्चों को रात में अच्छे से नहीं दिखाई देता, तो दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. सो ऑलरेडी ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस के प्रिवलेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टार्टेड अ विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, जिसमें क्या है कि जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है उस टाइम हम बच्चे को विटामिन ए स्टार्ट करते हैं. उस टाइम हम बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं ओरली, और उसके बाद हर 6 महीने बाद जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक हम बच्चे को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, जो कि 2 ml है. 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इज 1 ml, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इज 2 ml, ताकि हम नाइट ब्लाइंडनेस के प्रिवलेंस को कम कर सके. So total 9 doses will be given over from 9 month to 5 year of age. Now the next question is antidote of warfarin is, and the options are vitamin K, protamine sulfate, कैल्शियम और एस्पिरिन. तो जो एंटीडोट के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कभी मैक्सिमम हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अगर हम वारफिन की बात करते हैं तो वारफिन का एंटीडोट क्या है, दैट इज विटामिन के. वेयर एज प्रोटामिन सल्फेट किसका एंटीडोट है, प्रोटामिन सल्फेट इज एंटीडोट ऑफ हिपारिन. एंड जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. इसके अलावा और भी बहुत सारे एंटीडोट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज एसडीजी, विच गोल इज रिलेटेड टू हेल्थ. सो अगर हम एसडीजी की बात करते हैं तो एसडीजी स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, एंड दिस वाज स्टार्टेड इन 2015 एंड टिल 2030 हमने ये गोल्स जो हैं वो अचीव करने हैं. एंड इससे पहले हमारे पास एमडीजी गोल्स थे, दैट वाज मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल. एंड एमडीजी गोल थे 2000 से लेके 2015 तक अचीव करने थे हमने. तो एमडीजी 8 गोल थे हमारे, और एसडीजी में हमारे पास 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं. इसमें एसडीजी में सिर्फ जो हमारा गोल नंबर 3 है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गोल नंबर 3 इज रिलेटेड टू हेल्थ. इसके अलावा हमारे गोल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 5 6 से लेके 17 तक जो भी गोल्स हैं वो कोई भी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ. नाउ द नेक्स्ट इज द पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस और रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन. सो अगर हम एपिडेमिक की बात करते हैं तो एपिडेमिक मतलब इट इज अ सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज. मतलब एकदम से अगर किसी भी डिजीज के नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो जाएं किसी भी एरिया में, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक. तो एपिडेमिक में जो पहला पर्सन है जिसको वो प्रॉब्लम हुई है, जो वो सिक हुआ है, उसको हम एपिडेमियोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं प्राइमरी केस. और वो पहला पेशेंट और द पहला केस जो कि हेल्थ पर्सोनल्स की नज़र में आता है, जो पहला केस जो हमारी कम्युनिटी में डायग्नोस होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सॉरी इंडेक्स केस. तो इसलिए प्राइमरी और इंडेक्स केस में कंफ्यूजन होती है. प्राइमरी केस वो है जिसको फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन, मतलब सोसाइटी में या कम्युनिटी में जिसको पहली बार प्रॉब्लम हुई है, जो पहला केस है जिसको वो इन्फेक्शन हुई है लेकिन अभी वो हेल्थ वर्कर्स को नहीं पता. और इंडेक्स केस वो है जो कि हेल्थ पहला केस है जो हेल्थ वर्कर्स ने डायग्नोस किया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इवेलुएट द पेशेंट्स कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन. The nurse will palpate the pulse at, and the options are at the insertion site, above the catheter insertion site, distal to catheter insertion site, or in all extremities. तो after cardiac catheterization जो हमारा मेन नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा कि हमने पल्स कहाँ पे पाल्पेट करनी है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन साइट. क्यों? द पल्स शुड बी असेस्ड बिकॉज जो हमारी इंसर्शन साइट है वहां पे मे बी ट्रॉमा हो सकता है, एंड टू रूल आउट ब्लीडिंग और ओकल्शन
इन द आर्टरी। दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो हमारी डिस्टल आर्टरी है उसको हम पाल्पेट करें, क्योंकि इसमें पेशेंट को हेमाटोमा हो सकता है और कल्शन हो सकती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। तो उस चीज को इवेल्युएट करने के लिए डिस्टल पल्स को पाल्पेट करना जरूरी है, टू चेकआउट कि जो हमारा डिस्टल पार्ट है वहां पे जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Now the next question is, urine output increases in following condition except, and the options are mannitol infusion, diabetes mellitus, diabetes insipidus और sympathetic stimulation। तो इनमें से कौन से में यूरिन आउटपुट होता है एक्सेप्ट। एंड अगर हम देखते हैं मैनिटोल, तो मैनिटोल इज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो डायूरेटिक का काम है कि वो यूरिनेशन को इंक्रीज करता है। डायबिटीज मेलाइटिस की अगर बात करते हैं तो पॉली यूरिया जो कि एक इसका सिम्टम है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है। और डायबिटीज इंसिपिडस की बात करते हैं तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड which is also known as vasopressin। तो इसमें भी the patient will be present with increased urination। तो इन तीनों चीजों में हमें increased urine output मिलेगा except sympathetic stimulation, because sympathetic stimulation में क्या होगा, the bladder will be relaxed and there will be decreased urine output। Now the next is, all are the international notifiable diseases except, and the options are cholera, chickenpox, yellow fever और plague। तो अगर हम इंटरनेशनल हेल्थ की बात करते हैं, सो देयर आर सम डिजीजेस दैट आर नीड टू बी नोटिफाइड टू WHO। तो अगर हम उनमें उनकी बात करते हैं तो इनमें से हमारी कॉलेरा हो गया, कॉलेरा का आउटब्रेक अगर हुआ है, येलो फीवर का आउटब्रेक हुआ है और प्लेग का हुआ है आउटब्रेक। इसके अलावा लाइक हमारे पास वेस्ट नाइल फीवर हो गया, जीका वायरस हो गया, इबोला हो गया, लाइक अभी कोविड भी उसमें एक ऐड हुआ है, निपा वायरस हो गया। ये सारी ऐसी डिजीजेस हैं, अगर किसी भी कंट्री में इनके केसेस आते हैं तो दे शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बस इसमें कौन सी नोटिफाइबल डिजीज नहीं है, दैट इज चिकन पॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड इसी से रिलेटेड आगे और वीडियोस लेके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू।